Dear students, myself Ramsur Pragar, Assistant Professor in Chemistry, SK Government Girls College, सीकर। अभी तक पिछले दो वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा, सिंपल पोस्टुलेट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड सेकंड जो वीडियो था उसमें आपने LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा। आज हम LCAO एमओ ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल आयन H2+ या हाइड्रोजन अणु आयन H2+ का LCAO एमओ सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल सा है इसमें कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम ये है और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है। इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स में पहला जो हाइड्रोजन एटम है उसका परमाणु कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे में जो है कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, तभी ये H2+ या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन पाएगा और इसके लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई कर पाएंगे। तो जो पहला हमारा HA है उसको 1SA कह दीजिए, इसके लिए वेव फंक्शन साइन A है। HB इसके लिए वेव फंक्शन या तरंग फलन जो है साइन B है और इसे हम 1SB ऑर्बिटल या कक्षक परमाणु कक्षक के नाम से भी जानते हैं। ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि HA में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, HB में एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, दोनों नाभिकों के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों नाभिकों के बीच की दूरी है r। इस इलेक्ट्रॉन की पहले नाभिक HA जो आपका एटम है उससे दूरी है RA, यहाँ देखिए दिस इज RA, और इलेक्ट्रॉन की दूसरा जो नाभिक है HB उससे डिस्टेंस है RB। तो हाइड्रोजन अणु आयन जिसमें दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होते हैं इसमें? दो प्रोटॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका ट्रीटमेंट हम LCAO, पूरा नाम है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स द्वारा करते हैं। हाइड्रोजन अणु आयन के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द्वारा यथार्थ तरंग फलन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उन्हीं सिस्टम्स के लिए लागू हो सकती है जिन सिस्टम्स के लिए या जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं तो उनके लिए फिर हम अदर जो थ्योरीज है, वेरिएशन थ्योरम वगैरह है, परटर्बेशन थ्योरम है, उनको हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो गोलीय निर्देशांक हैं उनमें हम इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पृथक कर सकते हैं। केंद्र में परमाणु का एक नाभिक होता है हाइड्रोजन एटम की जब बात होती है, और हाइड्रोजन के तरंग फलन को हम परमाणु कक्षक कहते हैं। जबकि H2+ आयन की बात करें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंडाकार निर्देशकों में हम इसको पृथक कर सकते हैं। दोनों केंद्रों पर दो नाभिक उपस्थित होते हैं और H2+ आयन के तरंग फलन को हम अणु कक्षक कहते हैं। आयनीकरण की ऊर्जा H2 से कम होती है H2+ के लिए, H2+ की बंध दूरी H2 से अधिक होती है। आयनीकरण की ऊर्जा H2 से कम होती है, इसका मतलब H और H+ के बीच में H2+ जो आयन बना है H और H+ से, उसमें बंध जो बनता है वो कमजोर बंध बनता है। कहने का मतलब अगर बंध कमजोर होगा या परमाणु दूर दूर रहेंगे तो उस बंध को आसानी तोड़ने में जो है आसानी रहती है। तो आयनीकरण की ऊर्जा कम चाहिए। यहाँ पर H2+ की बंध दूरी दी हुई है 1.06 एंगस्ट्रॉम और H2 की है ये 0.74 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब H2 में ज्यादा प्रबल बंध है जबकि H2+ में बंध कमजोर है, ताकि इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं और आयनीकरण की ऊर्जा जो है इसके लिए कम आती है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा का परमाणु 1s होता है, परमाणु कक्षक जो है 1s होता है, तो दूसरे का भी ऑब्वियसली 1s होगा। अगर दो नाभिकों को हम नजदीक लाते हैं तो जिनमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक जब दो नाभिकों को नजदीक ला रहे हैं इसका मतलब ये हुआ किसी एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तभी ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन पाएगा। तो आणविक कक्षक दो परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से बनता है। 1s कक्षकों के रेखीय संयोग से
निम्नतम ऊर्जा का आणविक कक्षक बनता है या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। H2+ के दो हाइड्रोजन परमाणु Ha व Hb है, जिसकी परमाणु कक्षक 1s a 1sb तथा इसके तरंग फलन नाभिक पर साइन A और साइन B है। वैसे डायग्राम के साथ साथ मैंने ये सारा जो अपने डायग्राम पढ़ा है इसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी देखते रहिए। H2+ के लिए आणविक तरंग फलन जो दो परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से बना है। किससे बना है? रेखीय संयोग। इसी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। तब जब इनमें के बीच में रेखीय संयोग होगा तो जो आणविक कक्षक बनेगा, परमाणु कक्षक जब रेखीय संयोग करेंगे और जो आणविक जो कक्षक बनेगा परमाणु कक्षकों के संयोग से, उसके लिए जो तरंग फलन होगा वो होगा साइन MO। जबकि हमने पढ़ा था परमाणु कक्षक के लिए तरंग फलन था साइन A, दूसरे के लिए था साइन B। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उनके लिए तरंग फलन होगा साइन MO। MO यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए यूज हुआ है। तो ये आणविक कक्षक का तरंग फलन है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें A1 साइन A प्लस A2 साइन B करना होगा। साइन A और साइन B क्रमशः परमाणु A और परमाणु B के तरंग फलन हैं, जबकि A1 और A2 जो है यहाँ के मिक्सिंग कोफिशिएंट कहलाते हैं। H2+ के लिए जब हम सराउंडिंग वेव इक्वेशन के लिए ऊर्जा समीकरण लिखेंगे तो ये होता है H कैप साइन MO इक्वल्स टू E साइन MO। यानी H कैप यहाँ पर जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको साइन से मल्टीप्लाई कीजिए और एनर्जी को साइन MO से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ अगर हम साइन को साइन से क्रॉस करते हैं तो क्या बचता है? E जो है H कैप के इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब है एनर्जी की फॉर्म ही क्या है? हमारी H कैप है। और H कैप जिसको मैंने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग होती है। तो अपने आप में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक एनर्जी है। यदि हम एनर्जी इक्वेशन निकालना चाहें तो साइन E इक्वल्स टू समेशन साइन H कैप साइन स्टार डीटो अपॉन समेशन साइन साइन स्टार डीटो। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे लिए एनर्जी इक्वेशन है। इस एनर्जी इक्वेशन में H कैप जो साइन आपको पता है, H कैप यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। अगर हम H2+ आयन के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखते हैं तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है H कैप इक्वल्स टू माइनस H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर ब्रैकेट शुरू 1/ma डेल A स्क्वायर प्लस 1/mb डेल B स्क्वायर प्लस 1/m डेल स्क्वायर माइनस E स्क्वायर अपॉन RA माइनस E स्क्वायर अपॉन RB प्लस E स्क्वायर अपॉन R। इक्वेशन नंबर 4। यदि हम m e और h अपॉन 2 पाई का मान 1 रख लें तो हमारी ये इक्वेशन नंबर जो 4 है वो कन्वर्ट हो जाएगी h कैप इक्वल्स टू माइनस 1/2। h अपॉन 2 पाई की जगह 1 रखेंगे, फिर h अपॉन 2 पाई की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस 1/2। ये m a जो है इसकी जगह हम 1840 रख देंगे डेल A स्क्वायर प्लस 1/1840 डेल B स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए E की जगह भी हम 1 रख देंगे, देन ये हो जाएगा 1/RA माइनस 1/RB प्लस 1/R। यहाँ पर AB जो है दो नाभिक हैं, A और B दो नाभिक हैं। M नाभिक का द्रव्यमान है, स्मॉल m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। RA इलेक्ट्रॉन A से नाभिक की दूरी है, जबकि RB जो है B से इलेक्ट्रॉन की नाभिक B से इलेक्ट्रॉन की दूरी है और R है जो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, जिसको हम अंतर नाभिकीय दूरी के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन पर जब हम बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन लागू करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो चीजें बहुत कम मात्रा में होती हैं हम उनको छोड़ देते हैं और ये इक्वेशन जब लागू करते हैं बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन, तो हमें प्राप्त होता है H कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस 1/2 डेल स्क्वायर। इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनका मान बहुत, इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और इस पार्ट को भी हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है? डेल स्क्वायर, जिसको हम यहाँ लिख देते हैं हाफ से मल्टीप्लाई करते हुए।
फिर हम लिखते हैं -1/r a -1/rb + 1/r। ये इक्वेशन जो 6 है वो हमें बताती है कि h कैप हमारा जो है उसका मान क्या है, h कैप का हमारा मान क्या है। ये हमारे लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ गया। इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को जो एनर्जी की इक्वेशन थी उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। यहां पर है, अब हमारी हेडिंग है अगली, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय द वेव फंक्शंस। कहने का मतलब तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना। इस हेडिंग के आधार पर, यानी H2+ आयन है तो इसके लिए जो आणविक जो कक्षक होंगे उनकी ऊर्जा का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं। ऊर्जा का मान निकालने के लिए हम इसे निम्न समीकरण से अभिव्यक्त करेंगे। जो हमारी एनर्जी की इक्वेशन थी उसको हम फिर से रिराइट कर लेंगे। हम E = समेशन साइन एमओ H कैप साइन एमओ डीटो अपॉन साइन डेल एमओ साइन एमओ डीटो। यहाँ केवल बीच में एक H कैप है, उसके अलावा बाकी जो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों सेम है। तो अब हम जो है साइन एमओ का मान रख देंगे। पूरी इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर जो 7 है उसमें हम जो है एमओ का मान रख देंगे। साइन एमओ का मान हमने शुरू में लिया a1 साइन a प्लस a2 साइन b रख देंगे। इसकी जगह रख देंगे हम h कैप, अपनी जगह आ जाएगा h साइन एमओ, इसकी जगह जो है ये वाला मान रख दिया जाएगा a1 साइन a a2 साइन b और d2 अपनी जगह आ जाएगा। फिर सेम यही समेशन साइन आ जाएगा, साइन एमओ का मान ये यहाँ रख देंगे ये वाला, और यहाँ पे भी ये जो साइन एमओ है उसका मान ये आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, हमें इक्वेशंस के वैल्यूज पुट करना है और हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर एनर्जी है तो यहाँ a + b, हम इस इक्वेशन को मान सकते हैं कि ये सिंपल a + b है, बीच में f कैप और फिर बाद में a + b है, और तीनों का जो है हम एक साथ मल्टीप्लीकेशन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए a1 साइन a को आप h से गुणा करो और h से गुणा करके फिर इसको आपस में गुणा कर दो। तो जब ये तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो a1 a से गुणा होकर के a1² हो जाएगा, साइन a से गुणा होकर के हो जाएगा और h कैप इनके बीच में आ जाएगा। a1² को हम समेशन के बाहर लिख देंगे। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे। फिर a1 इसका मल्टीप्लीकेशन जो है इसके साथ करेंगे तो a1 a2 साइन a साइन b आ जाएगा और हमें ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। फिर तीसरे स्टेप में जो है इसकी इक्वेशन की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी। और लास्ट में जो है हम a2 साइन b की मल्टीप्लीकेशन a2 साइन b से करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। जब ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई तो नीचे वाली इक्वेशंस को भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इक्वेशन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली प्राप्त होगी, और फिर इसका यदि हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी। साथ ही हमें और दो इक्वेशन हैं, इसका पहले इसके साथ कर चुके हैं, इसी का फिर इसके साथ कर दीजिए। दो इक्वेशन हमें मिल गई, प्रथम दो पद मिल गए, और बीच फिर हम जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 पद मिलेंगे। प्रथम बीच के जो दो पद हैं उनको ऐड करके हम लिख देंगे 2a1 साइन a साइन b डीटो, और हमें इक्वेशन नंबर 8 प्राप्त हो जाएगी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। जब हम इस समीकरण को हल करना चाहेंगे तो उसके लिए हम कुछ वैल्यूज को अजम्पशन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि साइन a h कैप साइन डीटो का मान h a है, h b के लिए दोनों साइड में b होगी, साइन b h कैप साइन b डीटो, h a b के लिए साइन a h कैप साइन b डीटो, और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों के लिए हम b a हो या a b हो, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन चेंज करके करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको h a b लिखेंगे। यहाँ पे साइन a
एस ए ए है तो इसका मान हम 1 मान लेंगे, एस बी बी है तो भी इसका मान 1 मानेंगे, एस ए बी है तो हम एस लेते हैं और एस बी ए है तो हम उसको एस ले लेते हैं। ये वैल्यूज हम पुट करते हैं, समीकरण का मान रखते हैं। यहाँ पे देखिए A1 जो है, यहाँ पे A1 की जगह ये A1 आ गया, इसकी जगह हमने यहाँ से वैल्यू पुट करके इसकी जो मान माना है यहाँ से वो हम पुट कर देंगे। फिर आगे चलते हैं, हम यहाँ इसको और इन दोनों को ऐड करके एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2A1A2 और इसकी जगह HAB आ जाएगा। लास्ट वाले को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब ऐसा हो गया उसके बाद में हम नीचे वाले सिस्टम को देखते हैं। इसमें 1 आ जाएगा इसका मान तो A1 स्क्वायर आ जाएगा, इसका मान भी 1 आ जाएगा तो बचता क्या है हमारे पास में 2A1 जिसको हम इसके नीचे लिख देंगे और लास्ट में हमारे पास बचता है A2 को रख दिया, इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ऐसा करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 9 प्राप्त होती है। इस 9 में HAA और HBB जो हैं वो कूलाम समाकलन है या कूलाम इंटीग्रेशन है। HAB जो है रेजोनेंस इंटीग्रेशन या अनुनाद समाकलन है, जबकि S जो है अतिव्यापन या ओवरलैपिंग इंटीग्रेशन है। तो ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। करने के बाद हम कहते हैं कि अतिव्यापन समाकलन दो परमाणु कक्षों के अतिव्यापन की सीमा को नापता है, जो बंध की मजबूती को बताते हैं कि जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा बंध उतना ही अधिक मजबूत होगा। वेरिएशन थ्योरम के अनुसार A1 और A2 के वे ही मान हम स्वीकार करेंगे सही होंगे, वे ही मान सही होंगे जो E के निम्नतम मान देते हैं, यानी बॉन्डिंग के लिए देंगे। अर्थात E के मान में A1 और A2 के सापेक्ष परिवर्तन शून्य के बराबर होता है। तो ऊर्जा इक्वेशन के मान हो जाएंगे del E अपॉन del A1 इक्वल्स टू 0, del E अपॉन del A2 इक्वल्स टू 0। अब हम del E जो एनर्जी इक्वेशन आपने निकाली है उसका del A1 के साथ del अपॉन del A1 के साथ उसका जो है आकलन करेंगे। तो इक्वेशन हम यहाँ पर रख देते हैं। फिर दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर जो एनर्जी इक्वेशन आपने निकाली थी पीछे की तरफ, पीछे वाली सीट में, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ A2 की वैल्यू के साथ इक्वेशन ये वाली प्राप्त होगी और इसका सब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी। तो फर्स्ट जो एरो बता रहा है वो इक्वेशन 10 को बता रहा है और ये वाला इक्वेशन 11 को बता रहा है। ये दोनों इक्वेशन हमें इसके अवकलन से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इनके दोनों के इक्वल में क्या है, 0 है। तो समीकरण 10 व 11 में हर का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। अगर हम इसको शून्य मान लेते हैं तो रिजल्ट क्या देंगे, किसी भी संख्या में आप 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा, तो शून्य तो नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में ऊपर वाले जो वैल्यू हैं इनके रिजल्ट शून्य होंगे। ये ऊपर वाला जो अंश जिसको हम कहेंगे उसका मान, इन दोनों का मान जो है 0 के बराबर होगा। हम इसको लिख लेते हैं तो हमें समीकरण 10 कन्वर्ट हो जाता है समीकरण 12 में और समीकरण 11 जो है कन्वर्ट हो जाता है समीकरण 13 में। इस प्रकार समीकरण 12 और 13 को हम सेकुलर इक्वेशन या सेकुलर समीकरण भी कहते हैं। इन्हें मैट्रिक्स के रूप में जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख लेते हैं HAA माइनस E, HAB माइनस EA, HAB माइनस ES और HBB माइनस E। और सामने हम मैट्रिक्स एलिमेंट के रूप इसमें लिख देंगे A1 और A2 इक्वल्स टू 0। ये भी मानते हैं हम कि A1 और A2 जो है आर्बिट्री कांस्टेंट हैं या मिश्र गुणांक हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट कोफिशिएंट वे होते हैं जिनका मान पूरी इक्वेशन के दौरान एक जैसा बना रहता है, उनके मान में कोई बदलाव नहीं आता है। यदि हम इनको 0 मान लेते हैं तो वैल्यू हमारी जो है इक्वेशन पहले ही 0 हो जाएगी, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब जिनसे ये A1 और A2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका मान कहीं ना कहीं 0 है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन वाला पोर्शन है जहां पर आप कर्सर को घूमते हुए देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन का मान क्या मान लेते हैं हम, 0 या 0 है। तो समीकरण 14 में A1 A2 का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसके लिए हम गुणांकों का क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो जैसे इधर वाला पोर्शन, ये वाला जो आपको पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन जो ये पूरा पोर्शन जो यहाँ देखिए मैं राउंड बनाता हूं, इस पोर्शन का मान 0 है, लेकिन A1 A2 का मान 0 नहीं है।
अतः हाइड्रोजन अणु आयन के लिए दो परमाणु कक्षक जो आपस में मिश्रित हुए हैं वे एक सी प्रकृति या आइडेंटिकल नेचर के होते हैं, अतः HAA और HB भी होगा। दोनों को आपस में जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों जो हैं सेम नेचर के हैं, इनको आप बराबर कर दीजिए। इनको इससे देखिए इस जो पार्ट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस वाले को जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी। अब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से कैंसिल कर दिए तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी HA माइनस E प्लस माइनस HAB माइनस ES। यहां पर आपके पास में दो तरह के साइन हैं, प्लस और माइनस। जब हम समीकरण 17 जो हमें प्राप्त हुई है उससे ऋणात्मक चिन्ह काम में लेते हैं, तो यहाँ देखिए HAA यहाँ लिख दीजिए, माइनस E प्लस यहाँ लिख दीजिए, HAB जो है वो यहाँ आ जाएगा और माइनस ES, तो E की जगह हम यहाँ पे प्लस यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये वाली इक्वेशन तैयार हो जाएगी। सिंपल है, एज इट इज लिख दें। E की जगह हम E प्लस यूज कर लें नीचे पैर में और E की जगह हम E प्लस यूज कर लें इसके पैरों में। तो E1 को हम E प्लस को जो है पक्षांतरण कर देंगे, इधर इस साइड ले जाएंगे तो E प्लस का हो जाएगा, तो हम लिख देंगे दोनों E प्लस प्लस E प्लस S और HAA प्लस HAB, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, E प्लस कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस H और HAA और HB। अब हम 1 प्लस S से इसको बाहर दे देंगे तो हमारे पास E प्लस की इक्वेशन क्या आ रही है, HAA प्लस HAB अपॉन 1 प्लस S। तो यहाँ पर E प्लस को हमने E1 भी कहा और ES भी कहा, यही जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी इक्वेशन है। धनात्मक चिन्ह यदि हम लेते हैं तो EA बराबर E2 इक्वल्स टू E माइनस HAA माइनस HAB अपॉन 1 माइनस S होता है। यानी इन दोनों इक्वेशन नंबर 17 और 18 की अगर हम तुलना करें तो E प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, इन दोनों जगह यहाँ प्लस है और यहाँ पे प्लस है। अगर E माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे भी माइनस रहेगा। तो यहाँ E प्लस जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए होता है, जबकि E माइनस जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी लेवल है या ऊर्जा स्तर है। वैसे हम E प्लस को E1 या ES यानी सिमेट्रिकल या सममित के नाम से भी जानते हैं और E माइनस को हम E2 ऊर्जा स्तर कहेंगे या EA या EA का मतलब यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक ऊर्जा स्तर है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में वेव फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 आयन प्लस साथ ही इनकी एनर्जी और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। कृपया अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।